नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सॉल्व पेपर 2016 भाग 2। इससे पहले हम सॉल्व पेपर 2016 भाग 1 करा चुके हैं। आज है भाग 2। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न 41। मध्यनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मध्यनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? ए केशवदास, बी रसखान, सी रहीम, डी नरोत्तम दास। तो इसका सही ऑप्शन है सी रहीम दास। इसका सही ऑप्शन है सी रहीम दास। मध्यनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम दास। केशवदास की रचनाएं हैं रामचंद्र का रसिक प्रिया और कवि प्रिया। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला, अष्टयाम। और नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र सुदामा चरित्र। प्रश्न 42 है। प्रश्न 42 है। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ए रीतिबद्ध कवि, बी रीतिमुक्त कवि, सी रीतिसिद्ध कवि या फिर डी स्वच्छंदतावादी कवि। तो इसका सही ऑप्शन है ए रीतिबद्ध कवि। इसका सही ऑप्शन है ए रीतिबद्ध कवि। केशवदास रीतिबद्ध कवि हैं। केशवदास के बाद चिंतामणि दूसरे हैं। चिंतामणि को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का श्री गणेश कर्ता और रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का सूत्रधार माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का श्री गणेश कर्ता और रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का सूत्रधार माना है। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। बिहारी रसखान ऐसे कवि हैं जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, बल्कि इनके काव्य की रचना रीति काव्य के अंतर्गत हुई, बल्कि इनके काव्य की रचना रीति काव्य के आधार पर हुई है। स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। प्रश्न 43 है। प्रश्न 43 है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी के रचयिता कौन है? ए जसवंत सिंह, बी केशव, सी भूषण या फिर डी पद्माकर। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है सी भूषण। प्रश्न 44। प्रश्न 44 है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ए प्रगत प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल या फिर डी पुनर्जागरण काल या फिर डी नव सामंत काल। ए प्रगत प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल या फिर डी नव सामंत काल। तो इसका सही ऑप्शन है सी पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। प्रश्न 45। प्रश्न 45 है। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? ए पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बी हरिऔध, सी विद्यानिवास मिश्र या फिर डी रायकृष्ण दास। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही ऑप्शन है ए प्रताप नारायण मिश्र। हरिऔध द्विवेदी युगीन कवि हैं। हरिऔध द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्रश्न 46 है। प्रश्न 46 है। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? ए 1930 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी या फिर सी 1935 ईस्वी या फिर डी 1943 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है डी 1943 ईस्वी। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। इसका दूसरा प्रकाशन तार सप्तक का दूसरा प्रकाशन 1951 ईस्वी में तथा तार सप्तक का तीसरा प्रकाशन 1959 ईस्वी में और तार सप्तक का चौथा प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न 47। प्रश्न 47 है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है?
इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, बी कब तक पुकारो, सी दिव्या, सी झूठा सच। दिव्या, यहाँ दिव्या है। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ए दादा कामरेड, बी कब तक पुकारो, सी दिव्या, डी झूठा सच। तो इसका सही ऑप्शन है बी कब तक पुकारो। ए यशपाल का उपन्यास नहीं है। कब तक पुकारो उपन्यास रागे राघव का है। इसका सही ऑप्शन है बी कब तक पुकारो। प्रश्न 48 से तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? प्रश्न 48 से तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ए 1960 ईस्वी, बी 1959 ईस्वी, सी 1951 ईस्वी या फिर डी 1970 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है बी 1959 ईस्वी। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 49 है। प्रश्न 49, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी रामधारी सिंह दिनकर या फिर सी माखनलाल चतुर्वेदी या फिर डी रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही ऑप्शन है सी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करिए। इसका सही ऑप्शन है सी माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 50 है। प्रश्न 50 है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी मन्नू भंडारी या फिर डी महादेवी वर्मा या फिर सी महादेवी वर्मा या फिर डी उषा प्रेमोदा। तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। प्रश्न 51 है। प्रश्न 51 है, प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला फिर डी बच्चन सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है बी पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 52 है। प्रश्न 52 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? ए साकेत, बी सामधेनी या फिर सी हल्दी घाटी या फिर डी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है डी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचना किसकी है? तो यह हरिऔध की रचना है। हरिऔध की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है डी प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? तो हरिऔध है। प्रश्न 53 है, कलम का सिपाही का लेखक कौन है? कलम का सिपाही का लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी अमृत राय, सी रामविलास शर्मा या फिर डी शिवरानी देवी। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है बी अमृत राय। अमृत राय कलम का सिपाही का लेखक है अमृत राय। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न 54 है, मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी कहानी या फिर डी उपन्यास। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है डी उपन्यास विधा की रचना है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न 55। प्रश्न 55 है, सारा आकाश। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? ए मन्नू भंडारी, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर या फिर डी अज्ञेय। तो इसका सही ऑप्शन है बी राजेंद्र यादव। सारा आकाश किसकी कृति है? तो सारा आकाश राजेंद्र यादव की कृति है। इसका सही ऑप्शन है बी राजेंद्र यादव। प्रश्न 56 है। प्रश्न 56 है, संशय की एक रात किस कवि की रचना है? संशय की एक रात किस कवि की रचना है? ए अज्ञेय, बी नरेंद्र शर्मा या फिर सी नरेश मेहता या फिर डी केसरी कुमार। तो संशय की रात किस कवि की कृति है? तो इसका सही ऑप्शन है सी नरेश मेहता। नरेश मेहता।
ये किस पर आधारित है? तो ये श्री राम के जीवन पर आधारित है। संशय की एक रात श्री राम जी के जीवन पर आधारित है। प्रश्न 57। प्रश्न 57 है, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी सुरेंद्र वर्मा, फिर सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर डी मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है डी मोहन राकेश। इसका सही ऑप्शन है डी मोहन राकेश। प्रश्न 58 है, कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी सेनापति, सी मतीराम, या फिर डी बोधा। तो कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। इसका सही ऑप्शन है बी सेनापति। सेनापति। प्रश्न 59 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, ए श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, या फिर सी सनकादि संप्रदाय श्रीहित जी, या फिर डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बारकाचार्य। तो इसका सही ऑप्शन है बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। इसका सही ऑप्शन है बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बारकाचार्य हैं। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बारकाचार्य हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक तो वल्लभाचार्य जी हैं। प्रश्न 60 है। प्रश्न 60 है, 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? ए प्रवर्तन काल, बी प्रतिपादन काल, या फिर सी व्याख्या काल, या फिर डी भाष्यकार, या फिर डी भाष्यकार। तो इसका सही ऑप्शन है बी प्रतिपादन काल। प्रतिपादन काल। प्रश्न 61 है, निर्धन के धन से तुम आई में कौन सा अलंकार है? निर्धन के धन से तुम आई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, या फिर डी अनुप्रास। तो इसका सही ऑप्शन है ए उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। प्रश्न 62 है, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए दोहा, बी गीत का, सी चौपाई, या फिर डी कवित्र। तो इसका सही ऑप्शन है ए दोहा। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। प्रश्न 63 है। प्रश्न 63 है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी उल्लाला, या फिर डी गीतिका, या फिर डी गीतिका। तो इसका सही ऑप्शन है सी उल्लाला। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें उल्लाला छंद है। प्रश्न 64। प्रश्न 64 है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वात्सल्य रस, बी बीभत्स रस, सी हास्य रस, या फिर डी रौद्र रस। तो इसका सही ऑप्शन है डी रौद्र रस। रौद्र रस। कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। रौद्र रस। प्रश्न 65।
प्रश्न है 65। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ए वीर रस, बी करुण रस, सी भक्ति रस या फिर डी रौद्र रस। तो इसका सही ऑप्शन है सी भक्ति रस। इसमें कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां मीराबाई की हैं। किसकी हैं? तो ये पंक्तियां मीराबाई की हैं। मीराबाई। प्रश्न 66। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड इसे शेयर करिए। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? ए मागधी, बी पैशाची, डी सी सौरसेनी या फिर डी अर्धमागधी। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है सी सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न 67 है। प्रश्न 67 है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज भाषा या फिर डी छत्तीसगढ़ी या फिर डी छत्तीसगढ़ी। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो इसका सही ऑप्शन है सी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। इसका सही ऑप्शन है सी ब्रज भाषा। प्रश्न 68। प्रश्न 68 है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ए क्या, बी चच, सी टा, डी औ। तो इसका सही ऑप्शन है यानी कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो इसका सही ऑप्शन है डी औ। औ संयुक्त व्यंजन है। औ संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न 69। प्रश्न 69 है यानी 69। प्रश्न 69। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ए गा और घा, बी ड और ढ, सी प और फ, फिर डी द और धा। तो इसका सही ऑप्शन है प और फ। इसका सही ऑप्शन है सी प और फ। ए अघोष ध्वनि है। प और फ अघोष ध्वनि है। प्रश्न 70। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु या फिर डी छोटा नागपुर या फिर डी छोटा नागपुर। तो इसका सही ऑप्शन है डी छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर, जिसका सही ऑप्शन है डी छोटा नागपुर। प्रश्न 71 है। प्रश्न 71 है यानी 71। प्रश्न 71। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? नीलकंठ कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी योग रूढ़। नीलकंठ शब्द श्री शिव जी के लिए रूढ़ शब्द है। नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? तो शिव जी का कंठ नीला है। नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो इसका सही ऑप्शन है सी योग रूढ़। ये रूढ़ शब्द है। ये किसके लिए? तो शिव जी के लिए। प्रश्न 72। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा महाप्राण ध्वनि नहीं है? ए ख, बी ठ, सी जा और डी टा। तो महाप्राण ध्वनि नहीं है। ख महाप्राण ध्वनियां हैं 2 और 4 यानी ख महाप्राण ध्वनि है। ठा भी महाप्राण ध्वनि है। जा महाप्राण ध्वनि नहीं है। जा अल्प
प्राण ध्वनि है। टा, टा भी अल्प प्राण ध्वनि है, तो इसमें महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो उसके दो ऑप्शन हैं, ज और टा। ए महाप्राण ध्वनि नहीं है, ख और ठ महाप्राण ध्वनि है। प्रश्न 73। प्रश्न है 73, ये 7 है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो इसका सही ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, या फिर बी 14 अक्टूबर 1949, या फिर सी 15 अगस्त 1947, या फिर डी 14 सितंबर 1955। तो इसका सही ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। इसका सही ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950। प्रश्न 74 74। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्म कारक, या फिर डी करण कारक, या फिर डी करण कारक। ये करण कारक, करण कारक। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका सही ऑप्शन है ए कर्ता, यानी अशोक करता है, अशोक ने ही पत्र पढ़ा, यानी अशोक करता है, तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इसका सही ऑप्शन है ए कर्ता, कर्ता। प्रश्न 75। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए डिबिया, ये डिबिया, ये डिबिया है। डिबिया, डिबिया। ए डिबिया है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए डिबिया, बी दात्री, या फिर सी खटमल, या फिर डी जीभ। तो इसका सही ऑप्शन है सी खटमल। खटमल शब्द पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 76। प्रश्न 76 है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी बेभाव समास, या फिर सी कर्मधारय समास, या फिर डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही ऑप्शन है सी कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो मुख कैसा है? तो मुख चंद्रमा के समान है। मुख कैसा है? तो मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कर्मधारय समास है। प्रश्न 77। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ए मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, या फिर बी सादर मैं प्रणाम करता हूँ, या फिर सी मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ, या फिर डी मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इसका सही ऑप्शन है डी मैं सादर नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रश्न 78। हर्ष का विलोम शब्द है, हर्ष का विलोम शब्द है ए विषाद, बी प्रहर्ष, सी खुशी, या फिर डी नीरव। तो हर्ष शब्द का विलोम कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ए विषाद। हर्ष का विषाद विलोम है। प्रश्न 79। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए संवाददाता, बी सूचक, सी प्रेषक, या फिर डी दूत। तो जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द होगा, इसका सही ऑप्शन है सी प्रेषक, प्रेषक। प्रश्न 80। एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। एक तो दोष था ही
उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। ए अधजल गगरी छलकत जाए। बी हाथ कंगन को आरसी क्या। सी एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। डी छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही ऑप्शन है सी। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है यानी थोड़ा सा ज्ञान, कम ज्ञान होना। छोटी मुंह बड़ी बात यानी छोटी बात, छोटे व्यक्ति का बड़ी बात कहना। छोटे व्यक्ति का बड़ी बात कहना है छोटी मुंह बड़ी बात। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। आप लोगों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हमें एक रिव्यू मिले कि हमारा कंटेंट कैसा है। इसे हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद, नए एनर्जी और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारी सीरीज़ को देखते रहिए। थैंक यू।